हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। मैं अमोल गौड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं 11th स्टैंडर्ड में, जहां पे हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं पहले लेक्चर के टाइम पे। बच्चों, हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म कर चुके थे। पहला चैप्टर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, करेक्ट है। और उस चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत में ही हम लोगों ने बात की थी कि बच्चों फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स पढ़ते वक्त आप लोगों को हर चैप्टर में पहले चैप्टर का काम आएगा। और मैंने उसी वक्त आपको यह भी कहा था कि एक और दूसरा चैप्टर आएगा, दो चैप्टर की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग एक्चुअल में फिजिक्स ना कहते हुए फिजिक्स के सप्लीमेंट्री चैप्टर्स कहते हैं। आज बच्चों हम लोग वो सेकेंड सप्लीमेंट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर है। और बच्चों पहला लेक्चर मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये पहला लेक्चर आपके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन आपको हो चुका है। कहां पे? 9th स्टैंडर्ड में, जब मोशन पढ़ रहे थे तभी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तभी बताना पड़ता ही। लेकिन 9th हो गई, 10th हो गई, अब 11th में आ गए हो। 2 साल पहले वाली चीज को रिकॉल करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि उस टाइम पे समझी नहीं होती एक्चुअली। जिसको कॉन्सेप्ट समझ चुका है ना, वो भूलता नहीं कभी लाइफ में। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहती उस टाइम पे। शायद उस टाइम पे माइंड उतना मैच्योर नहीं रहता कि उसको ज्यादा समझ पाए। होता है, लेकिन सबका होगा ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जिनका उस टाइम पे नहीं था, अब तो आपका माइंड मैच्योर है कि ये समझे हम लोग। ओके बच्चों, तो सेकेंड चैप्टर है बच्चों हमारा मैथमेटिकल मेथड्स कहते हैं इसको। पहले स्केलर वेक्टर नाम दिया गया था, जो भी हो। चलो अब ये जो मैथमेटिकल मेथड्स है, सबसे पहले बच्चों समझो कि मैथमेटिकल मेथड्स क्यों पढ़नी है। बच्चों वो इसलिए पढ़नी है कि फिजिक्स रन्स पैरेलल अलोंग विथ द मैथमेटिक्स। तो कुछ चीजें हैं जिनको कैलकुलेशन करना पड़ता है, या कुछ और भी चीजें होती है कि जिनको हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है, और उनके बिना हम लोग जा नहीं सकते आगे। और इसलिए फिर बच्चों सबसे पहले देखो कि हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर, उनके बीच का डिफरेंस, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन व्हाटएवर, सारी प्रोसेसेस। और अंत में हम लोग देखेंगे कैलकुलस मेथड। वो क्या है बाद में समझेगा, लेकिन अभी सबसे पहले देखो बच्चों, अब हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो देखो चलिए बच्चों, एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक वी कैन से कोई भी फिजिक्स किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, करेक्ट है ना। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, और जिसके लिए मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो। जस्ट फॉर एग्जांपल समझो यहां से लेके आपका डिस्टेंस, या कहो यहां से लेके मेरे मोबाइल का डिस्टेंस, तो मेरे फेस से लेके इसका डिस्टेंस, ये एक लेंथ है कि नहीं बच्चों। सो लेंथ क्या हो गई बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कौन है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी। इज इक्वल टू सपोज ये डिस्टेंस था हमारा 2 मीटर, सो ये हो गया 2 मीटर। अब ये हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये दो कौन है बच्चों? ये एक नंबर है जो उस क्वांटिटी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कैन आई से इट इज अ मैग्नीट्यूड। ये कौन है बच्चों? मैग्नीट्यूड विच रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स अमाउंट इन नंबर। ओके, और सबसे लास्ट में ये कौन है बच्चों? हर एक फिजिकल क्वांटिटी को कोई ना कोई क्या होता है? यूनिट होता है। तो ये इसका यूनिट हो गया बच्चों। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग भूल जाते हैं। मतलब हमको अभी तक पढ़ाया भी नहीं गया उसको ढंग से। इसलिए तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नो डाउट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं। वो आपकी फंडामेंटल नीड है, एकदम फंडामेंटल है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जिनको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, या कहो जिनको डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब देखो बच्चों, ऐसी वाली फिजिकल जो क्वांटिटीज है ना, उनके लिए हमें एडिशनल नॉलेज की जरूरत है। इस पूरे चैप्टर में जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि बच्चों इसमें हम लोग 2% ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ेंगे? स्केलर।
2% भी नहीं, बस एक पॉइंट में हम लोग खत्म करने वाले उसको। पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली किसके बेस्ड है? वेक्टर 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 वेक्टर, क्योंकि स्केलर में कोई फैंटेसीज है ही नहीं, वो एकदम सिंपलेस्ट चीज़ है। उसको खाली उसकी एक ही सिंपल सी डिमांड है, क्या? मुझे भूख लगी है, मैग्नीट्यूड दो। उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, वो डायरेक्शन नहीं मांगता। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है ना बच्चों, वो बहुत ही डिमांडिंग पर्सनालिटीज होती है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इनके चोंचले बड़े होते हैं बच्चों, तो उसको खाली मैग्नीट्यूड देने से काम नहीं होता। वो वाले लोग होते हैं ना कुछ, जिनको होटल में लेके जाओ, उनको पार्टी दो, तो पार्टी देने के बाद में वो लोग अब चुपचाप से मेन कोर्स नहीं खाएंगे, पहले स्टार्टर मंगवाओ, फिर उसके बाद में मेन कोर्स आएगा, और फिर मेन कोर्स के बाद में वो लोग क्या बोलते हैं, अब डेजर्ट के बिना क्या पार्टी है कि नहीं? होता है। तो उनके चोंचले ज्यादा होते हैं। वैसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके चोंचले ज्यादा होते हैं, उनको हम लोग कहेंगे वेक्टर, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। फिर किसकी जरूरत है उनको? उनको जरूरत है किस चीज की? डायरेक्शन की भी। तो देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अगर हम लोगों को यह समझ गया है, लेकिन सबसे पहले देखो हम लोगों को इस बेसिक चीज को किसी एक एग्जांपल के साथ में हम लोग देख लेते हैं कि क्यों डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। चलो बताता हूं। फंडामेंटली बच्चों पहले समझ लो, जैसे फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको सिर्फ ध्यान दीजिए, हाँ, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड देके चलेगा क्या? नहीं। कैसे? बताता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग जी। मान के चलो कि यहां पे एक कबर्ड है, ओके बच्चों। आप हो कि जो इस कबर्ड को पुश करना चाहते हो। मेरे डायग्राम पे मत जाना बच्चों, मेरे डायग्राम मतलब बहुत ही खतरनाक होती है। तो देखो, ये आर्ट बड़े बड़े से आर्टिस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। चलो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब ये बंदा है आप, अगर कोई बंदी है तो ऐसी हो जाएगी, ओके, जो भी। सो ये बंदा बंदी जो भी है, देखो बच्चों ये कबर्ड है। अब आपको कबर्ड को हिलाना है, करेक्ट है कि नहीं? तो चलो आप क्या करेंगे बच्चों? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लग गया आपसे, तो आपने लगाया हुआ फोर्स है, समझो बच्चों F1। आपने बच्चों फोर्स लगा दिया F1, और मान के चलो कि वो है 5 न्यूटन, ओके बच्चों। तो वो कितना है बच्चों? मेरे डायग्राम बिगड़ रही है जी। तो वो है 50 न्यूटन। मान के चलते हैं सपोज कि 50 न्यूटन का हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? फोर्स लगा रहे हैं कबर्ड को हिलाने के लिए। कबर्ड हिल जाएगा शायद, अगर मिनिमम फोर्स जो उसको चाहिए वो लग गया, तो आपने पुश करने के बाद में वो कबर्ड शिफ्ट होना चाहिए, तो हो भी जाएगा समझो। लेकिन आपका पेट दर्द करेगा, बहुत हेवी वाला है, तो आप लोग क्या करोगे? समझो आप आपके किसी दोस्त को बुला रहे हो, या आप लोग आपके किसी भाई बहन जिसको भी उसको बुला रहे हो हेल्प के लिए, है कि नहीं? तो चलो आपका भाई बहन जो भी है वो आ गए इधर से। अब आपने उनको क्या कहा? आप भी फोर्स लगाओ। चलो इन्होंने भी फोर्स लगा दिया, ओके बच्चों, F2। ध्यान है ना बच्चों? अब इसने फोर्स लगाया है, ऐसे मान के चलो कि 30 न्यूटन, छोटा भाई है, तो इन्होंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन। अब बच्चों मुझे बताओ, फोर्स कितने लोगों ने लगाया? एक या दो? दो लोगों ने, वेरी गुड। तो दोनों का मिलके फोर्स लग रहा है किस पे? कबर्ड पे, करेक्ट है कि नहीं? देखो बच्चों, आप जो हो इस डायरेक्शन में उसको पुश करना चाहते हो कबर्ड को, तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो। अब मुझे बताओ कि टोटल जो फोर्स है, टोटल फोर्स ये इन दोनों का मिला के लगेगा ना, तो क्या मैं कह सकता हूं द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स ये एक वेक्टर है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको बाद में देखने ही वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? F1 प्लस F2, करेक्ट है कि नहीं? मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूं ना? क्या पहले तो एक ही बंदा फोर्स लगा रहा था कबर्ड के ऊपर, और दूसरा अब आ गया है, तो अब दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि टोटल फोर्स कितना होगा? सोचो, कैलकुलेट करो, सामने नंबर से आपके। तो क्या आप मुझे बता सकोगे कि ये फोर्स कितना है बच्चों? कुछ लोगों को लग गया होगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसका 50 न्यूटन, उसका 50 न्यूटन, बन गया 80 न्यूटन। लेकिन आप लोग अभी करेक्ट नहीं है बच्चों। क्यों करेक्ट नहीं हो बच्चों? क्योंकि मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं बताया बच्चों। तो इसलिए जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताता तब तक बच्चों ध्यान में रखना, ये पॉसिबल नहीं है आपको बताना कि टोटल फोर्स कितना। क्यों? देख लो आप लोग। अगर मान के चलो ये आपको, अब आप कबर्ड को इधर ढकेल रहे हो,
ये आपको मदद करने की जगह पे आपकी फिरकी ले रहा है और वो खींचने के एक्शन में ढकेल रहा है। वो खींच नहीं रहा है, वो ढकेल रहा है। आप लोग भी अभी कभी कभी ऐसे मजाक करते हो ना, तो आपका भाई बहन जो भी ना, आपके साथ मजाक कर रहा है और वो खींचने की जगह पे ढकेल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चों के साथ एक्टिंग नहीं करते कि ये डब्बा खुल नहीं रहा, हम लोग फोर्स ही नहीं लगाते लेकिन एक्टिंग कर लेते, वैसे अब ये क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। क्या कि मैं जिस डायरेक्शन में तू ढकेल रहा है ना, उसी में मैं खींच रहा हूं। ये एक्टिंग कर रहा है लेकिन ढकेल रहा है कितने से, 30 न्यूटन से। एक्चुअल में कबर्ड के ऊपर अब जो फोर्स लगेगा ना, अब वो रहेगा बच्चों कितना पता है आपको, 20 न्यूटन। कितना, 20 न्यूटन। 50 + 30 20 कैसे हो गया, देख लो, पूरा ध्यान इधर दो, पूरा का पूरा जवाब मिलेगा आपको बच्चों। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ओ ओ ओ जी, हर अगेन व्हाट हैपेंड, अबे ये क्या है, क्या हो गया इसको, क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो रहा है बच्चों, ये बहुत टाइम खा रहा है मेरा, क्या हो गया इसको, हाँ जी ठीक है, हाँ जी सॉरी बच्चों डिस्टर्ब कर दिया उसने। मैं कहां पे था बच्चों, हाँ तो ये 20 न्यूटन क्यों बना, सवाल यही है ना कि 20 न्यूटन क्यों बना। देखो उसमें डायरेक्शन है, अब देखो इसके और आपके डायरेक्शन कैसी है बच्चों, अपोजिट है। इसलिए अगर उसने आपको अपोजिट डायरेक्शन में ढकेला तो आप लोगों का कबर्ड हिल सकेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम फोर्स लगेगा। और कम को क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने लेफ्ट से राइट वाले फोर्स को, लेफ्ट टू राइट मतलब डायरेक्शन बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट अगर फोर्स को आप लोगों ने पॉजिटिव लिया तो राइट से लेफ्ट वाले को हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ता है। और इसलिए फिर 50 न्यूटन प्लस -30 न्यूटन गिव्स यू 20 न्यूटन। मान के चलो समझो इसने आपको इक्वल फोर्स लगा दिया, 30 की जगह पे 50 फोर्स लगा दिया, 50, तो समझो इसने लगाया 50 न्यूटन का। कबर्ड तो बिल्कुल हिलेगा नहीं, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है और वो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। देखो बच्चों मैं अभी तो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस देख चुके हो बच्चों आप लोग, 9th स्टैंडर्ड का पार्ट है। चलो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपके ये रूटीन लाइफ का हिस्सा है, आप करके देखो। पंजा लड़ाते हो, अगर मान के चलो मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस सेम है, हाथ कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उधर ही रुकेंगे। क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल लगा रहा हूं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स 0 है। देखो फोर्स लगने के बावजूद भी रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों बना, फोर्स लगने के बावजूद भी रिजल्टेंट 0 क्यों बना, क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग है। इसलिए फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यही तो चीजें हमें समझनी बच्चों। मान के चलो कि आप लोग बता रहे हो कि एक पर्सन है वो 50 km/h की स्पीड से 2 घंटे चला, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आप डिस्टेंस बता दोगे बच्चों 100 किलोमीटर। ओके वेरी गुड, लेकिन जब मैं आपको पूछूंगा कि बच्चों अभी वो 100 किलोमीटर पे पहुंच गया है, तो वो कहां पे एग्जैक्टली बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको उसकी पोजीशन बतानी है तो पोजीशन के लिए उसकी फाइनल पोजीशन आपको पता होना जरूरी, मतलब उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो कुछ क्वांटिटीज है जिनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही है, वो है वेक्टर क्वांटिटीज, इनको हम लोगों को पढ़ना है आज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अभी हम लोग इस चैप्टर में चालू कर रहे हैं स्केलर वेक्टर में जी। तो ये अभी हमारा स्टार्ट है स्केलर से। सबसे पहले देखो कि स्केलर क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिस फिजिकल क्वांटिटी को खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच नीड्स या विच डिपेंड्स मैग्नीट्यूड ओनली। इसको क्या चाहिए बच्चों, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए।
ये किसी भी सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो जो अलजेब्रिक रूल्स होते हैं ना, रूल्स ऑफ अलजेब्रा है बेसिक, तो ये इसको लागू हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अप्लाइड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के सिंपल से रूल है बच्चों, जो उसको लगा दो बच्चों, काम हो जाएगा बच्चों। एडिशन कर दो, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कोई आपको डायरेक्शन वायरेक्शन कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस बोल दो, नंबर बोल दो, टाइम से डिवाइड कर दो, हो गया काम। सिर्फ नंबर चाहिए, यूनिट आ जाएगा, ठीक है, खत्म। कहाँ, कैसे, किधर पूछने का नहीं, ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल सी चीज है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, नो डायरेक्शन इज नीडेड। ओके, नो डायरेक्शन इज नीडेड, कोई जरूरत नहीं डायरेक्शन की। एकदम सिंपल सा बंदा ही है, स्केलर, एकदम सिंपल सी बंदी है ये कहो, मुझे नहीं पता क्या है बंदा बंदी जो भी। देखो, हमें बस ये समझना है कि ये जो क्वांटिटी है एकदम सिंपल सी है, सादगी है, सादगी इसमें, कोई हेवी मेकअप नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, तो बच्चों क्या आप लोगों को ऐसी कुछ स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स पता है क्या? एक बेसिक एग्जांपल देख लो बच्चों। डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी लंबी लाइन है, बाद में देखते चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे ना बच्चों टॉपिक में, वैसे वैसे हम लोग इनको देखते चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। चलो बच्चों आगे देखते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट। और अब यह है, देखो वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये बस उतने ही पार्ट में खत्म हो गया जितने में हम लोगों ने देख लिया। अब यहां से आगे जो भी देखोगे ना, वो पूरा का पूरा उसमें कौन छाया हुआ रहेगा? वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। मान के चलो इस पूरे टॉपिक का हीरो कौन है? वेक्टर। तो अभी वेक्टर इज द हीरो, ठीक है। तो चलिए भाई, तो हम लोग अभी देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ये एक वेक्टर जो है ना, ये कौन है भाई? ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, नो डाउट, वो तो फंडामेंटल नीड है, साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सो क्या मैं कह सकता हूं फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स, जिसको जरूरत है किसकी? मैग्नीट्यूड एंड, और कौन? एंड डायरेक्शन बोथ, ये दोनों के दोनों भी चाहिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल गिवन देख लो, डिस्प्लेसमेंट सबसे आसान, सबसे बेसिक। देखो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। एक मान के चलो एक बंदा है, वो ए से लेके बी तक गया, क्योंकि कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। समझो ए से लेके बी तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों, ओके। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मान के चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका एक डिस्टेंस लिख लेंगे ऊपर और इसकी डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे नीचे, ठीक है जी बच्चों। चलो ए से बी गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर, नो डाउट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 10 किलोमीटर, नो डाउट, सीधे रास्ते चला है वो। अब देखो वो गया बी से लेके सी, ओके बच्चों, वो भी वापस से 10 किलोमीटर गया। कितना गया? 10 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, देखो ए से लेके बी तक हो गया 10, अब ए से लेके सी तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ए से लेके सी डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 20 किलोमीटर, नो डाउट, ऐड हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बच्चों? 20 किलोमीटर, नो डाउट, क्योंकि सीधे रास्ते गया है, ओके, सिंपल है। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, अभी तक कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझो, वो समझ गए?
पूरा स्केलर और वेक्टर का जो क्या धुंधलापन है ना, वो जो आपके माइंड में, वो पूरा निकल जाएगा। बस इधर एक बार ध्यान दे दो बच्चों, क्लियरली ध्यान दो। मैं यहां था ए पे, मैं गया बी पे, कितना गया बच्चों? ए पे था, बी पे गया। ध्यान है ना आपका? अभी हम लोग दूसरी केस ले रहे हैं ना, तो इसको दूसरा पेन यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ओके, केस ही दूसरी है, इसको तो दूसरे तरीके से देखेंगे अभी जी। चलो, तो पहले मैं कहां पे था? ए पे था। अभी भी मैं ए पे हूं, गया कहां पे? उधर ही गया हूं जहां पे मैं पहले गया था। ए से लेके बी 10 किलोमीटर बच्चों, ध्यान है ना आपका? 10 किलोमीटर में चला। अब मुझे लगा कि सीधे रास्ते ना जाते हुए हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग चलते हैं 90 डिग्री का एक टर्न लेके यहाँ पे सी पे। ओके बच्चों, कितना? 10 किलोमीटर ही चलने का। अब देखो, ए से लेके बी के बीच में डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना देख लो, ठीक है? बिटवीन ए टू सी, ए टू बी, सॉरी, ए टू बी डिस्टेंस कितना कवर हुआ बच्चों? 10 किलोमीटर। करेक्ट है कि नहीं? अब ए से लेके बी तक डायरेक्शन नहीं चेंज हुई, तो मुझे बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 10 किलोमीटर ओनली। करेक्ट है कि नहीं? यहां पे भी वही था, यहां पे भी वही है, सब जगह पे वही है। करेक्ट है, वेरी गुड। अब देखो, अब ट्विस्ट है। अब बी से सी गया 10 किलोमीटर, तो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 20 किलोमीटर बच्चों। कोई फर्क पड़ा? नहीं, इधर भी 20 था, इधर भी 20 है, मतलब डायरेक्शन बदली क्या? हाँ बदली। लेकिन देखो इधर ध्यान दो, डायरेक्शन बदलने से डिस्टेंस को फर्क पड़ा क्या? नहीं, डायरेक्शन नहीं बदली थी तब भी 20 था, डायरेक्शन बदल गई तब भी 20 है। सो इसका डायरेक्शन से ऊपर कुछ लेन देन है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है तब? अब ए से लेके सी की डिस्प्लेसमेंट पता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये सबसे छोटा वाला रास्ता है। अब देखो, ये छोटा वाला रास्ता कैसे निकालूंगा? यहां पे 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल बन गया, साइड 1 ये साइड 2, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 मतलब 10 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल बन गया कितना हो जाएगा? ये 100, ये प्लस 100, ये हो गया 200। करेक्ट है ना? तो ये बन गया 200। क्या मैं 200 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 100? बिल्कुल। अब हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, हमें चाहिए AC, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो √2, और ये हो गया इंटू इसका स्क्वायर रूट हो गया 10। तो बच्चों इसकी वो वैल्यू होती है 1.414, तो ये बनेगा 14.414 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 14.14 किलोमीटर। अब पूरे इसमें आप लोग देखो, हम लोगों ने पहले इधर से 10-10-20 किलोमीटर ही चले थे, इधर भी देखो 10-10-20 किलोमीटर ही चले, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसमें और इसमें एक चीज का फर्क है कि हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन बदल के गए थे सी पे। तो जैसे ही सी पे पहुंचे और डायरेक्शन बदल गई, कौन बदल गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बदल गई। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कौन है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हो आप लोग? उसी तरीके से, हाँ मैडम आलोच, हाँ आलोच, एक सेकेंड बच्चों। माफ करना बच्चों, माफ करना, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी कुछ तो डिस्टरबेंस हो जाता है। अभी पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरा बच्चों। यहां पे देखो, ये अगर आपको समझ गया है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डायरेक्शन की क्वांटिटी को समझना मुश्किल है कि डायरेक्शन क्यों जरूरी हो जाता है। यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, रिजल्टेंट बदल गया, इसका रिजल्ट ही बदल गया है। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट एक है, और कौन है इनमें? और कौन है इसके भाई? फोर्स भी इसका भाई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात की थी कि नहीं की थी? तो वो देखो, वो भी कौन हो गया था बच्चों? वेलोसिटी भी होती है इसी में, और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज धीरे धीरे देखते चलेंगे, आगे बहुत टाइम है अपने पास। ठीक है बच्चों, चलो।
वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो बच्चों फिर हम लोग अभी उसके बारे में थोड़ा सा और बेटर वे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर से अलग है। अब हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करते वक्त भी थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो नॉर्मली मान के चलिएगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी ना किसी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो अल्फाबेट होगा या वो जो कोई भी आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए साइन होगा, उस रिप्रेजेंटेशन साइन के ऊपर एक एरो लगाया जाता है या एक लाइन सेगमेंट होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ऑन टॉप और ए लाइन सेगमेंट, या तो एक लाइन सेगमेंट से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो अगर समझो हम लोगों को कोई डिस्प्लेसमेंट बतानी है, समझो एक बंदा P पोजीशन पे था, अब हो गया है Q पोजीशन पे, तो उसकी कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है। सो सपोज इफ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P टू Q, वो ट्रेवल किया है, तो देखो P टू Q, करेक्ट है कि नहीं? तो अभी P और Q के बीच में जितना भी ट्रेवलिंग हुआ है बच्चों, हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, अब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट है ना, समझो। तो अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर उसको मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो P जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कौन है बच्चों, ये स्टार्ट है, तो ये जो है ना, ये है इसकी वेक्टर की टेल। अब जिधर एरो का हेड है उधर होगा बच्चों अपना क्या, जहां पे अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं एंड वाली पोजीशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हेड। ये टेल है, ये हेड है। आपको लगेगा भैया जहां से शुरू कर रहे हैं वो हेड होना चाहिए, ना ना ना, इधर ये थोड़ा सा अलग होता है। अब इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, पी क्यू, पी से लेके गए क्यू तक, इसलिए इस डायरेक्शन में। लेकिन इसको अब हमेशा आपको 2 पॉइंट है, इसलिए हमेशा 2 पॉइंट तक ही रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और खास करके उसको हम लोग कैपिटल सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं इधर, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल कैपिटल लेटर, जैसे कि वेक्टर x, जैसे कि वेक्टर p, जैसे कि वेक्टर n, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी ऐसे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, कुछ भी डाल दो आप लोग बस। ओके, चलिए, तो ये कौन हो गया बच्चों, जैसे हम लोग वेक्टर f डिनोट करते हैं नॉर्मली किसके लिए, फोर्स के लिए, वैसे आप एक सिंगल लेटर में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस स्टार्ट कौन है, एंड कौन है, वो डायरेक्शन क्या आपको क्लियरिटी होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। ओके बच्चों, क्लियर है आपको? ठीक है। मान के चलो कि अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ना, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना नंबर है उसका, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं किसी भी x वेक्टर है, मेरे पास x वेक्टर है, ओके, आई हैव द वेक्टर x। अब इस वेक्टर का मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा x, ओनली x। क्या रहेगा, ओनली x इज इक्वल टू, अब ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों, देखो ध्यान दो, इसको लिख लो, लेकिन ये आ जाएगा मॉड्यूलस में, मॉड कहते हैं इसको, ठीक है। सो मॉड ऑफ x, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो मॉड ऑफ x होता है, मॉड में कोई भी नंबर को वेक्टर क्वांटिटी को पुट कर दो तो वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड के लिए होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है आगे चल के और भी प्रोसेस इसमें आ जाएगा, लेकिन ये समझने की कोशिश करो। जैसे इसको मॉड लग गया, मॉड का मतलब है ओनली द नंबर और ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? ये हो गया बच्चों, ये वेक्टर के बारे में बेसिक जानकारी आज हो गई। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक दो और चीजों को चेक करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर उनके प्रोसेसेस जो होती है वो थोड़ा सा अगर टाइम बचा तो वो भी ले लेंगे, लेकिन अभी पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं जी।
वेक्टर में भी टाइप होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइप्स के लोग हैं। वैसे वेक्टर के भी कुछ अपने अपने नखरे हैं, तो उसके भी नखरों के टाइप होंगे। तो अभी देखो उसमें क्या क्या वेक्टर्स आते हैं, एक 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 करके हम लोग देख लेते हैं, इनको चुन चुन के देखेंगे। सबसे पहले देखो द फर्स्ट वन इज, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर कौन होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है। ध्यान देना, वेक्टर विच हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड। मैं हर एक चीज को पूरा डेफिनेशन की तरह नहीं लिखूंगा बच्चों, पॉइंट वाइज लिखूंगा। इसमें क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उसको। जैसे एक एग्जांपल ही बताना है आपको तो समझ लो बच्चों। समझो एक बंदा है, वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब समझते हो ना आप लोग, एक जगह पे रुका हुआ है। अब मैं अगर आपको पूछूंगा उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो आप लोग बोलोगे जीरो। अब अगर मैं पूछूंगा आपको उसकी वेलोसिटी कितनी है, आप लोग बोलोगे जीरो। तो देखो जीरो बता दिया। जीरो क्या है बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस? ये वेलोसिटी है, करेक्ट है कि नहीं? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। सो जीरो मैग्नीट्यूड। देखो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी पर्सन या ऑब्जेक्ट, ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर मैं ऐसा कहूंगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है ये कौन है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसको कितनी चीजों की जरूरत है? 2। एक मैग्नीट्यूड है एक, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना? 0। और इसका दूसरा नखरा कौन? डायरेक्शन। वो डायरेक्शन पर्टिकुलर होगा, वो एक आर्बिट्ररी कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है। देख लेते हैं, बेसिक समझ गए आप लोग। तो जिसमें ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, अभी 0 हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि इसको डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है डेफिनेटली, तो इसको वेक्टर ही हम लोग कंसीडर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब सेकेंड दूसरा देख लेते हैं बच्चों। दूसरा टाइप कौन है? चलो, सो द सेकेंड टाइप इज, अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? देखो रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ जी, नाम में लिखा हुआ है, ये रिजल्ट है। किसका हो सकता है? अभी जैसे ये टेबल है समझो यहां पे, ओके। फिलहाल जो आपको दिखेगा वो चीज को ले लेता हूं, ठीक है। मान के चलो अभी ये एक रिमोट है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये एक रिमोट है। अभी अगर मैं आपको पूछूंगा ये जो रिमोट है इसके ऊपर मैं 2 फोर्सेस लगा रहा हूं, एक इधर एक इधर। कितने फोर्सेस लगा रहा हूं बच्चों? 2। एक एक फोर्स कौन है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं निकालूंगा आपको रिजल्टेंट फोर्स। देखो अब मुझे निकालने का है कि टोटल फोर्स कितना है। टोटल मतलब इन दोनों का मिला के कितना हो गया, मतलब इन दोनों का मिला के रिजल्ट कितना हो गया। तो देखो ये खींचा गया, दोनों मिला के फोर्स कितना है ये बताना है, रिजल्टेंट फोर्स। समझ गए? मतलब इन दोनों को भी, इनका जो इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस, इट इज अ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है विच, जो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? विच प्रोड्यूसेस इफेक्ट, वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, इफेक्ट ऑफ, लेकिन कितना इफेक्ट करे? जितने भी वेक्टर से। अभी देखो जरूरी नहीं ना कि रिमोट को सिर्फ ये और ये ही खींचे, हो सकता है हम 3 भाई है, मैं इधर खींच रहा हूं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, हम तीनों लोग मिलके खींच रहे हैं, तो 3 फोर्स मिला के निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जितने भी फोर्सेस है उसका जो भी टोटल इंपैक्ट है उतना इफेक्ट, उतना ही इंपैक्ट ये अकेला दिखाता है। तो सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल, इफेक्ट ऑफ which produces same effect, which produces the same effect that is produced by all। सबसे मिलके जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो ये अकेला दिखा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए बच्चों? सो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लोगों को समझ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर, और वो अगला टाइप है हमारा निगेटिव वेक्टर।
चलो बच्चों देखो, इसका एक एग्जांपल मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि सॉरी, जैसे एक फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स रहेगा F1 प्लस F2 प्लस कितने भी जो भी फोर्सेस रहे, F3 प्लस कितना भी हो सकता है, इन सबका मिला के ये रिजल्टेंट फोर्स को मैं क्या कहता हूँ पता है? एक कहावत है, आपको सबको पता है, 100 सुनार की 1 लोहार की। रिजल्टेंट मतलब लोहार का है। सोनार 10 बार ऐसे जब मार के जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लोहार एक ही हथौड़े में मार देगा। 100 सोनार की 1 लोहार की, तो रिजल्टेंट कौन है? 1 लोहार की। 1 लोहार की वेक्टर है ये, ठीक है बच्चों? हैशटैग कर दो इसको, 1 लोहार की वेक्टर, 1 लोहार की वेक्टर, ठीक है? चलो आगे देखते हैं बच्चों। जी हाँ जी, तीसरा वेक्टर है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वेक्टर। इसको देखते ही मुझे निगेटिविटी आ जाती है बच्चों, निगेटिव। हाँ जी, चलो ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इसमें एग्जैक्टली अपोजिट वेक्टर कहने के लिए हम लोग इनको कहेंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो, वेक्टर्स विथ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वाले वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इधर से फोर्स 50 न्यूटन, इधर से फोर्स 50 न्यूटन, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये F1 ये F2। अब देखो, F1 है वेक्टर 50 न्यूटन का, F2 है वेक्टर 50 न्यूटन का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल है। लेकिन अब टोटल मिला के फोर्स हो गया 0 बच्चों। क्यों हुआ? क्योंकि ये इसके क्या है? अपोजिट है, इसलिए हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे। तो बच्चों ये इनका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। लेकिन इसको माइनस में क्यों लिखा? इसका जो निगेटिव साइन है, क्या 50 न्यूटन और -50 न्यूटन कोई फोर्स होता है क्या? -50 माइनस साइन उसकी मैग्नीट्यूड कम है ये नहीं बताता, माइनस बताता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? हियर द प्लस माइनस सिग्नेचर्स आर स्टैंडिंग फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर द मैग्नीट्यूड, फॉर दिस। ओके, तो समझ गए आप लोग? ये एक दूसरे के क्या है? तो इसको कभी कभी निगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है? अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी कहो, नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इधर, ठीक है? चलिए आगे बढ़े जी। फोर्थ वेक्टर, अभी चौथा वेक्टर हमारा कौन है? चौथे वेक्टर को हम लोग देखते हैं बच्चों। चौथा वेक्टर हमारा, अभी देखो ये जो पहला वाला है ना, इसमें ऐसे ऐसे डायग्राम से बनाते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बराबर अपोजिट है। ये ठीक है, ये सभी कर लेते हैं, हम लोग समझने की डायरेक्टली कोशिश कर रहे थे, बस इतना है। वेक्टर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना, ये ऐसा करना है, ठीक है? ठीक है, चलिए बच्चों अब देखना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? चलिए, नाम में लिखा हुआ है इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होगा बच्चों? सेम। सो सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर। चलो, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है क्या बच्चों? नहीं, डायरेक्शन भी सेम है, एंड सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वाले वेक्टर्स कि जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके, ठीक है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये तो भाई भाई हो गए, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हो गए, ये एक दूसरे के भाई भाई हो गए, ठीक है? तो इनमें भाईचारा दिखेगा आपको, एडिशन हो जाती है। तो समझो, मान के चलो कि ये वेक्टर ए है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में था लेकिन अब ये डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर भी हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम, हो गया खत्म, इक्वल मैग्नीट्यूड। समझे बच्चों? आगे बढ़े बच्चों, हो गए 4 टाइप तो हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी 5वें टाइप को देखते हैं। कुछ भी नंबर देख लो, अभी ध्यान दीजिएगा। 5th वन, अब हमें देखने का है कि पोजीशन वेक्टर। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पोजीशन वेक्टर, ओके, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? नाम में लिखा हुआ आता है कई सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है?
कुछ चीजें नाम में कुछ नहीं रखा हुआ होता, लेकिन कुछ चीजों में नाम में बहुत कुछ रखा हुआ होता है इधर, ठीक है। तो नाम में सब कुछ है, इधर इधर तो सब कुछ है, कम से कम इधर तो सब कुछ है। बाकी जगह पे भी देखो, निगेटिव में वो अपोजिट टू ईच अदर थे, या जीरो में मैग्नीट्यूड जीरो था, नाम में तो था ना, ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल नहीं है। फिर अभी मैं बोल रहा था कि नाम में कुछ नहीं रखा है, अरे कुछ जगह पे नहीं है, यहाँ कई सारी जगह पे होगा भी। सो पोजीशन वेक्टर देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ना हमारा, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता होगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को। कितना सिंपल है। सो दिस इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको कहूंगा बच्चों मेरी पोजीशन बताओ, तो समझो, मान के चलो इस पूरे बोर्ड पे मैं अगर आपको कहूंगा कि यहां पे है एक डॉट, इसकी पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे? इसका डिस्टेंस बताओगे ना। लेकिन इसका डिस्टेंस बताते वक्त आप लोग कैसे बताओगे कि भैया आपको कुछ तो ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना। हाँ ठीक है भाई, ये अगर मैं अगर आपको कहता हूं कि ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ओके, आप लोग वो एक गेम था देखो, हाथी को पूंछ लगाते, तो ऐसा कुछ डायग्राम बना लेते उसमें, तो एक हाथी होता है जो भी, अभी उसको पूंछ निकालने की आंख पे पट्टी होती है, और फिर आप लोग वो पूंछ देखते हो, तो आपके दोस्त इंस्ट्रक्शन नहीं देते रहते, अरे थोड़ा लेफ्ट, अरे थोड़ा राइट, मतलब जहां अभी हो वहां से राइट, अभी जहां हो वहां से लेफ्ट, कहीं से भी लेफ्ट कहीं से भी राइट थोड़ी ना होता है, जहां हो एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है। तो इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में पोजीशन बताई जाती है। सो इट इज अ position vector is a vector which represents the position of the object in given coordinate system from origin, जो भी होगा, फिलहाल तो ओरिजिन से ही लेंगे हम लोग। तो जैसे मान के चलो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें x है, y एक्सिस है, यहाँ पे उसका ओरिजिन है। अगर इसका दिखाने का है तो ये कौन हो गया बच्चों, इसकी पोजीशन, तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेक्टर, तो ये कौन हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये है तो क्या मैं कह सकता हूँ, सॉरी, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर OP, करेक्ट है कि नहीं? कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग ओरिजिन से ही करो। हो सकता है कि अगर आपको पूछा कि y एक्सिस के अलॉन्ग उसका कितना डिस्टेंस है, उसका पोजीशन बताओ, तो y एक्सिस ऐसी वर्टिकल, तो मुझे यहां से काउंट करना पड़ेगा और फिर वो मैं बताऊंगा यहां से। अगर किसी ने कहा कि मुझे x एक्सिस के अलॉन्ग उसका कितना डिस्टेंस है वो बताओ, तो ऐसा, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो कोई भी तरीके से आप लोग उसको बता सकते हो। तो वो हो गया उसका पोजीशन बताने का काम। अब इसमें एक और वेक्टर, और ये लास्ट वेक्टर, और ये बहुत ही क्रूशियल वेक्टर। ये बाकी के सारे भूल गए ना चल जाएगा, मतलब भूलो मत, लेकिन बता रहा हूं मैं इसका इंपॉर्टेंस कितना। बाकी सारे के सारे अभी जितने हो गए ना, 5 हो गए ना, ये 5 के 5 भी अगर भूल गए एक बार चलेगा, लेकिन अगला वाला जो है ना, इसको समझना ही आपको माइंड का होना ये दिखाता है। तो आपके पास जो ब्रेन है ना, उसको अभी कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, और आपका ब्रेन जो है ना बच्चों, उसकी एक टेस्टिंग होगी बच्चों, यहां पे भी जरूरी है यूनिट वेक्टर को समझना। ओके, ये है हमारा 6th वेक्टर और ये है हमारा यूनिट वेक्टर। मैं इनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, इनको बहुत आराम से लिखने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही आराम से मैं इनको समझा के आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यूनिट नाम में रखा है, यूनिट, यूनिट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट डिस्टेंस, ऐसे जो बताते। पर यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स वन, तो इसके नाम में आ चुका है। एक चीज तो पक्का आ चुकी है कि इसमें मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 होगा। इसका जो वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 1। सो अब देखो, ध्यान दो, यूनिट मैग्नीट्यूड कहो या 1 है इसकी मैग्नीट्यूड, ऐसा कहो। ये किस चीज के लिए जरूरी है वो पहले समझने की कोशिश करो। जब मैं आपको कहता हूं बच्चों कि एक्स एक्सिस से 50 किलोमीटर चलो, कहां से चलो? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? वाई के डायरेक्शन में चलो। तो मैं जब आपको बता रहा हूं एक्स से लेके वाई के डायरेक्शन में चलो, ये वो,
तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, वो नंबर यहां पे भी रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जब मैं बता रहा हूं ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये जो भी है, ये आपको बहुत जरूरी हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। समझे बच्चों? अब इसको सही से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो कि समझो हमारे पास, मान के चलो कि एक कोई तो वेक्टर है z, समझो हमारे पास एक z। अब ये z जो है ना बच्चों, ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? नॉन जीरो वेक्टर। इसका मतलब समझते हो आप लोग? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मतलब क्या, इसका अगर मैं मॉड में डाल दूं तो ये कितना आएगा? जीरो तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये नॉन जीरो नंबर रहेगा, कोई तो एक नंबर रहेगा। ऐसा वेक्टर, ऐसा मान के चलो। अब मुझे अगर इसकी मैग्नीट्यूड के टर्म में ही निकालना है और उसके डायरेक्शन को, तो इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं उसको देखिएगा। तो मैं इसी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी वेक्टर को, ठीक है, ये वेक्टर इज इक्वल टू, पूरा ध्यान इधर, इसके वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर u z से, यूनिट वेक्टर इनटू इसका मैग्नीट्यूड z। देखो इसका मैग्नीट्यूड कौन है बच्चों? z, इसका मैग्नीट्यूड है ना z, तो z ये मैग्नीट्यूड इनटू दिस व्हाट? अभी देखो मैग्नीट्यूड है समझो 10, मैग्नीट्यूड है 10, तो अभी 10 इनटू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, सो 10 इंटू 1 तो ऑब्वियसली 10 ही होगा। करेक्ट है कि नहीं? ये तो 10 ही देगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ये काम क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे के ऐसे ही रखो, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे के ऐसे ही रखो, इधर रखो, इसको इधर लेके जाओ। सो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर z इज इक्वल टू वेक्टर z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, और वो दिखाएगा प्योरली उसकी डायरेक्शन। समझ गए बच्चों? ये बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हो? बहुत ही जरूरी, बहुत जरूरी। क्लियर है आपको? ये अगर आपको समझ गया ना बच्चों तो आपका बेड़ा पार है। ये अगर ना समझे ना बच्चों तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? हाँ, इसको पहले नोट डाउन कर लो बच्चों, बाकी कुछ लिखे ना ही लिखे आप इसको जरूर लिख लेना, ठीक है? पॉज करके लिख लेना। अब इनको ही मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके फाइनलाइज कर देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहां पे हम लोग रुकने वाले, लेकिन बस एक थोड़ी सी चीज यूनिट वेक्टर की जो रह गई है उसको मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली यूनिट वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो हर जगह पे आप लोग उसको यू से नहीं डिनोट करते। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बच्चों यूज करते हैं यूनिट वेक्टर जे, और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बच्चों बताएंगे, क्या कर रहा हूं, ऐसे मत करो, यूनिट वेक्टर के, छोटा i, छोटा j, छोटा k। ओके ओके बच्चों, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो मतलब अगर मैं मान के चलो कि मुझे अगर बताने का है यूनिट वेक्टर अलोंग द x, और इसको एक छोटा सा कैप निकालने का ऊपर, ओके। अब ये क्या होगा रे? वेक्टर x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द x। अगर मुझे लिखने का है बच्चों यूनिट वेक्टर ऑफ y, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? वेक्टर y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ y। यूनिट वेक्टर ऑफ z मैं क्या करूंगा? वेक्टर z डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द z। ये एक नंबर है, इसमें डायरेक्शन भी है, इधर सिर्फ नंबर है, तो इसका नंबर और नंबर खा जाएगा, इसका नंबर को नंबर खा जाएगा, नंबर को नंबर खा गया, लेकिन ऊपर कौन बचेगा? देखो एकदम सिंपल सा काम कर देता हूं, ये जो वेक्टर है ऊपर, ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बचेगा देखो, यूनिट वेक्टर के लिए क्या बचेगा देखो। यूनिट वेक्टर में हम लोग क्या कर देते हैं? यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए एक ऊपर वेक्टर होता है। अब वेक्टर में क्या चीज होती है बच्चों? मैग्नीट्यूड को होता है क्या बच्चों? बिल्कुल होता है, इनटू और क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन भी होता है, अपॉन नीचे वाला नंबर कौन है? सिर्फ प्योरली है मैग्नीट्यूड। करेक्ट है कि नहीं बच्चों?
अब देखो होगा क्या, अंत में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट जाएगा, कितना मैग्नीट्यूड बचेगा, सेम नंबर्स को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बचेगा 1, तो 1 है मैग्नीट्यूड, और बचेगा क्या साथ में इसमें, डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, और ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ गए बच्चों? होपफुली आप लोग समझ रहे हो, होपफुली आप लोग इसको बुक से पढ़ोगे भी। मेरी होप्स आपके साथ है और आपके एफर्ट्स मेरे साथ रहने चाहिए। डेली हम लोग एक लेक्चर्स को देखेंगे। कई सारे लोगों को लगता है सर एक साथ वीडियोस डाल दो, एक साथ नहीं डालेंगे, और आप भी एक साथ मत पढ़ना। अगर ऑफलाइन में जाते हो तो क्या करते हो, एक दिन में बंदा वो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, वो बंदा एक ही लेक्चर पढ़ा रहा है ना, और आप एक ही को पढ़ोगे। तो ऑनलाइन में ऐसा मिल रहा है इसलिए धड़ेल धड़ेल थोड़ी ना खाते चलना है, फिर तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों, कल फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ अगले सेक्शंस में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के साथ हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, इसका पूरा ऑपरेशन करके रखेंगे। बाय।